वो घर वापस आया तो वो बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे आंख मचोली खेलने में मसरूफ थी। उसने जैसे ही वहां कदम रखा, अहमद और छोटू का ध्यान खेल से हट गया, जबकि वो दोनों को इशारा करते वहां से भगाने वाला था। और उसके हाथ से 100 के 2 नोट लेकर वो दोनों ही वहां से अगले लम्हे गायब हो चुके थे। अरे ऐसे कैसे तुम लोगों को ढूंढूं, थोड़ी सी आवाज़ तो करो यार। अच्छा ठीक है, भाग ही जाओ कहीं, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ तो करो। ऐसे तो यार मैं तुम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। इस तरह से ये खेल बोर हो रहा है। वो हाथ आगे करती उन लोगों को ढूंढने की कोशिश में मसरूफ थी, जब आगे बढ़ते बढ़ते उसने सामने वाले के सीने पर हाथ रखा। अहमद ज़्यादा ऊंचा लंबा नहीं था कि वो ये सोचती कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका देवर है। अहमद तुम इतने ऊंचे कैसे हो गए? वो उसके सीने पर हाथ रखती उसके चेहरे को छूने लगी, और हाथ जैसे उसके होंठों पर आया वो समझ गई कि ये वही आदमी है जिसकी मूंछों से वो दूर भागती है। अहमद, छोटू, अगर तुम लोग मुझे यहाँ शेर के मुंह में अकेले छोड़कर गए ना, तो मैं सारी जिंदगी तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। उसके हाथ का लम्स महसूस करते वो चिल्लाई थी, एक तो तुम बोलती बहुत हो, बड़े बेवफा हैं तुम्हारे दोनों देवर, भाग गए हैं। चोरों को इसी तरह कैद किया जाता है। चोर कौन? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसने घबराहट में, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हाँ, चोर ही तो हो तुम। कल रात को मेरे सोने के बाद मेरा फ़ोन चोरी करके तुमने किसको फ़ोन किया था? मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं गेम खेल रही थी। उसने फ़ौरन वजाहत दी। हाँ, लेकिन चोरी करके मुझसे इजाज़त मांग कर भी तो ले सकती थी ना। बिल्कुल, मैं पहले आपको जगाती, आपसे पूछती, ताकि आप जाकर फिर से मेरी नींद बर्बाद करते। वो अपना हाथ उसकी कैद से निकाल कर अपनी आंखें खोल चुकी थी। वो उसके करीब खड़ा था। तुम्हें तो नींद नहीं आ रही थी, तो तुम्हारी नींद खराब कैसे होती जाने मन? वो उसकी बात को पकड़ गया। बस हो जाती है नींद खराब, और वैसे भी मैं आपके हर उल्टे सीधे सवाल की जवाब दे नहीं हूँ, इसीलिए बराए मेहरबानी मुझे तंग मत करें। तुमने कल रात मेरे फ़ोन पर किसी को फ़ोन करने की कोशिश की थी? वो पूछ रहा था या बता रहा था, उसे समझ नहीं आया। नहीं, मैं किसे फ़ोन करूंगी भला? वो कंधे उचकाकर इनकार कर गई, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए उसे खुद से करीब किया था। चलो एक कप चाय बना दो, मुलाजमा वही होगी। उससे पहले पूछना कि चाय कैसे बनाते हैं। मज़ीद चाट मसाले वाली चाय मैं नहीं पी सकता, कमरे में ले आना। वो उसका बाजू छोड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि मायरा ने गहरा सांस हवा के सपुर्द किया था। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? उसने फ़ोन उठाते ही जोश से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरी जान? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ पर मुलाकात होगी? जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं आ जाऊँगा। बताएं कहाँ मिल सकता हूँ मैं आपसे? वो खुश दिली से बोला, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ आते हुए ये ख्याल रखना कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे एक एक लम्हे की खबर तुम्हारे बाप तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए यहाँ आने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर लेना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। और कोशिश करना कि तुम अपनी बाइक यहाँ पर ना लाओ, वो लोग तुम्हारी बाइक को पहचानते हैं। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुके थे, जबकि ताशफैन अपने मोबाइल पर आने वाली लोकेशन को चेक करने लगा। तहमीना ज़ाइना नाज से मिलना है मुझे, वो सेक्रेटरी के टेबल पर हाथ मारते बोला। किससे? सेक्रेटरी उसे देखते हुए हैरानगी से पूछने लगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मिसेज़ इरफान साहिबा से मिलना है मुझे। उनसे जाकर कहें कि बदर खान आया उनसे मिलने के लिए, उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ मैं। वो अपने अल्फाज की दुरुस्तगी करते हुए बोला तो सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया। सर, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार है, वो आजकल ऑफिस नहीं आ रही। अगर आप इरफान साहब से मिलना चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, वो उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हैं। नहीं, वो आदमी मेरे किसी काम का नहीं, शुक्रिया। वो नफ़ी में सर हिलाता कुछ सोचकर उसे शुक्रिया अदा करता बाहर निकल गया, जबकि सेक्रेटरी कंधे उचकाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अंकल? कम अज़ कम किसी अच्छी और ढंग की जगह भी तो मिल सकते थे ना। वो गाड़ी से बाहर निकलता उस वीरान सी जगह पर पहुंचा था। आज उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसको उसने रोज़ के साथ अटेंड करने जाना था, लेकिन रोज़ की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आज ऑफिस नहीं आ सकी, जिसकी वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकती थी। वो सुबह से फारिग बैठा था जब उसे मैसेज आया, लेकिन साथ में ये भी मैसेज आया कि चुप कर आना, लोग तुम पर नज़र रखे हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा तो ताशफैन को पहले ही था, इसलिए वो अपना चेहरा मास्क और हुडी से कवर करता हुआ अपनी बाइक पर आने की बजाय अपने कुलीग की गाड़ी पर यहाँ पहुँचा था। बात ही कुछ ऐसी थी ताशफैन कि तुम्हें इस तरह से मुझे बुलाना ही पड़ा यहाँ। तुम्हें पता है पिछले कुछ वक्त से मेरा बिजनेस कोई अच्छी कंडीशन में नहीं चल रहा। ऐसे में मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक दफ़ा फिर से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, लेकिन उसके सौतेले बेटे ने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से ही निकलवा दिया।
इतनी इंसल्ट के बावजूद मैंने सोचा कि मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट करूंगा, जिस पर उस वारिक ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि मैंने उसी की फाइल को चोरी किया। और एक बार फिर से उसने बहुत बकवास की। ये न्यूज़पेपर देखो, इसमें मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने वारिक इब्राहिम की फाइल चोरी करके उसका काम अपने नाम करने की कोशिश की है। हर तरफ मेरी बदनामी हो रही है। बिजनेस की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे अजीब तरह के फ़ोन कर रहे हैं। शर्म से सर तक नहीं उठा पा रहा मैं बेगुनाह होते हुए भी ना जाने कितने सालों तक ये सज़ा काटता रहूँगा। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा अपने दुखड़े सुना रहा था उसे, जबकि ताशफैन बिल्कुल खामोश बैठा था। अंकल, मुझे इस बारे में कोई समझ नहीं। वरना शायद मैं आपको कोई मशवरा ही दे पाता। आपको तो पता है कि बिजनेस की दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो कंधे उचका गया, जबकि बदर खान को भी उससे इसी जवाब की उम्मीद थी। मैं जानता हूँ ताशफैन, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ। अपना दुख लेकर मैं किसके पास जाऊँ? खैर, ये सारी बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ कि मायरा की शादी के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है, सबसे ज़्यादा उस पर मैं हक रखता हूँ। उसकी खुशी का ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है। ऐसे में मुझे ही उसकी शादी से बेखबर रखा गया। वो उसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि वो हैरानगी से उन्हें सुन रहा था। वो खुद इस बारे में क्या जानता था? जब वो उनसे कहता, मायरा की शादी? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मायरा तो खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी, इसीलिए शहर छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। शादी वगैरह के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, और ना ही मायरा ने मुझसे राब्ता किया। वो परेशानी से उसे बताने लगा था, मैंने मायरा को वहाँ देखा है। मैं उससे बात तो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन वारिक के साथ उसकी जोड़ी कमाल की लगी मुझे। वारिक के साथ? अंकल, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कब हुआ? ताशफैन, तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता? क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे खानदान के मर्द अपनी बचपन की मंग को कभी भी नहीं छोड़ते? और हकीकत तो यही है कि मायरा वारिक की बचपन की मंग है। अंकल, मायरा ये सारी बातें नहीं मानती। हकीकत जो भी हो अंकल, कि मायरा कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आपको पता है, मायरा बचपन से वारिक से नफरत करती है, और उन लोगों की वजह से उसने अपने वालिदैन को खोया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो कभी उस खानदान में शादी के बारे में सोचेगी भी? कहीं उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं हुई? ओह गॉड, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैंने इस बारे में पता ही नहीं करवाया। अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैंने अपनी दोस्त को इग्नोर कर दिया। कैसा दोस्त हूँ मैं? वो अपना सर थाम कर बैठ गया, जबकि बदर खान उसे देख रहा था। वो खुश नहीं थी ताशफैन। उसकी आंखों में उस शख्स के लिए कितनी नफरत है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं अपनी भतीजी को अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन उसने इशारे से मना कर दिया। शायद वो किसी को हमारे ताल्लुक़ के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। भला अपने ही वालिदैन के कातिलों में जाकर वो कैसे खुश रह सकती है? बदर खान अफसोस से बोला, जबकि ताशफैन कुछ कह ही नहीं पाया था। बहुत ही बुरे निकले तुम बदर खान आशिकी में। मैं तुम्हें कोई भी नंबर नहीं दूंगी। मुझे लगा था कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए कोई भी हद पार कर जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वहाँ वो तुम्हारी उम्मीद में न जाने कैसे अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही है, और यहाँ तुम लोगों से लड़ाई झगड़े करके जेलों के चक्कर काट रहे हो। मैं उसे उम्मीद दिला चुकी थी कि बदर खान उसके लिए कुछ करेगा, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि उसके भी। वो मासूम जो इस उम्मीद पर बैठी थी कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो उसके लिए कदम उठाएगा। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर जाओगे। लेकिन अफसोस बदर खान, अफसोस, तुम तो बहुत ही नाकाम और जज्बाती इंसान निकले। काश मुझे पहले पता होता इस बारे में। मैं कम से कम उसे उम्मीद तो ना लगाती, कम से कम उसे ये तो ना बताती कि ज़ैनब कोई तुमसे मोहब्बत करता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। बेचारी अपने दिन रात इसी उम्मीद में गुजार रही है कि तुम आओगे और उसे बचा कर ले आओगे, उसे इस अनचाहे रिश्ते से निजात दिला दोगे, लेकिन तुम तो खुद जेलों के चक्कर काट रहे हो। लगता है मुझे गलत फहमी हो गई थी कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। नहीं भाभी, ये सच है। मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ैनब से। मैं अपनी ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगी वैसा ही करूँगा मैं। बताइए मुझे क्या करना होगा? अब कुछ सोचने और करने का वक्त गुजर चुका है। अब दुश्मनों को रास्ते से हटाना होगा। वक्त आ गया है कि तुम वो कदम उठाओ जो तुम्हें और ज़ैनब को हमेशा के लिए एक कर दे। अब तुम्हें ज़ैनब और अपने लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारे सारे दुश्मन खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। और याद रखना, दुश्मनों को हटाना आसान नहीं होता, उसके लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो क्या तुम ज़ैनब की मोहब्बत में वो बड़े कदम उठाओगे? मैं हर वो काम करूँगा भाभी जो मुझे और ज़ैनब को एक कर दे। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
आप जो कहेंगी वैसा ही होगा। वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि उसकी दीवानगी को देखते ज़ाइना बहुत कुछ सोच चुकी थी। तो बस ठीक है, तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, मैं सब कुछ प्लान करके तुम्हें बताऊंगी। और याद रखना, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ज़ैनब को चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में साबित कदम रहना होगा। जी भाभी, ऐसा ही होगा, वो यकीन दिला रहा था, जबकि वो फ़ोन बंद करते अब अपने अगले प्लान को तरतीब देने लगी थी। उस वक्त वो इतनी मतलबी हो चुकी थी कि वो इंसान और हैवान का फ़र्क भुलाने लगी थी। उसे आज़ादी चाहिए थी इब्राहिम से, वो हर ताल्लुक़ ख़त्म करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना चाहती थी। उसे इरफ़ान चाहिए था और इरफ़ान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बदर ख़ान ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मोहब्बत में इंसान शायद हर सही गलत की पहचान खो देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बदर ख़ान और ज़ाइना अब खो चुके हुए थे। आपने आज सोना नहीं है क्या? वो कमरे में आई तो वारिक अब तक ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम भी कर रहा था। वो इतनी देर से छोटू और अहमद के साथ बैठी उनकी पसंद की फिल्म देख रही थी, क्योंकि कल संडे था, उन लोगों ने स्कूल नहीं जाना था। और वो अपनी भाभी के साथ फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। उसे भी वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और उस वक्त बहुत अच्छा वक्त भी गुजर गया था उसका। उसे यही लगा था कि वारिक अब तक गहरी नींद में उतर चुका होगा, लेकिन वो अब तक जाग रहा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। तो आप मेरा इंतज़ार क्यों फरमा रहे थे? वो अपना आरामदेह लिबास निकालती उससे पूछने लगी। तुम वजह बहुत पूछती हो। कोई शौहर अपनी बीवी के इंतज़ार में हो, उसकी कोई वजह होना ज़रूरी तो नहीं। वो बात ख़त्म करने लगा। सच में अगर ये हमारी लव मैरिज होती ना तो मैं आपके इस डायलॉग पर पिघल कर आपके पैरों में गिरती और कहती, सरताज, मुझे इतनी चाहत देने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपने मुझे किडनैप करके शादी की है मुझसे, ज़बरदस्ती रिश्ता बनाया और बुला बला बला। यार, ये डायलॉग सुनकर मैं पक चुका हूँ। कुछ नए डायलॉग्स लाओ ना, क्योंकि अब ये डायलॉग्स तुम पर सूट नहीं करते। अब तुम्हें कुछ नया बोलना चाहिए। क्या है ना, 2 महीने से ये रटे रटाए 4-5 जुमले सुन सुनकर मैं पकने लगा हूँ अब। वो काफ़ी उकताए हुए लहजे में बोलता बेड से उठकर उसके पीछे रुका और उससे बोला था, तो आप बताएं ना, क्या डायलॉग्स बोला करूँ? वो क्या है ना, मुझे पता नहीं कि ज़बरदस्ती शादी करने के बाद किस तरह के डायलॉग्स बोले जाते हैं। वो पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ना। ये मेरी पहली पहली किडनैपिंग वाली शादी है ना। वो आंखें पटपटाते हुए इस अंदाज में बोली कि वारिक के लबों को मुस्कुराहट छू गई। तुम्हें एक बहुत मज़े की बात बताऊं, तुम्हें जानकर खुशी होगी। उसकी कमर के गिर्द अपना हाथ लपेटते उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखता वो उससे सवाल करने लगा, अगर इतनी ही खुशी होगी तो फिर बता दें। वो एक सफ़ेद और नीले रंग का लिबास अपने हाथों में थामते हुए पूछने लगी। उसकी एक आदत थी, वो ना तो अपना आप उसकी पनाहों से छुड़वाती थी और ना ही उससे दूर भागती थी। तुम कमाल की एक्ट्रेस हो यार। वैसे मैं कभी किसी एक्टर से मिला नहीं हूँ, लेकिन तुम सच में कमाल की हो। अगर तुम्हें फिल्मों में मौका मिलता ना तो तुम कमाल कर देती। वो दिल से उसकी तारीफ कर रहा था। मायरा को ये सब सुनकर सचमुच में अच्छा लग रहा था। क्या बात है जनाब, लेकिन आपने मेरी एक्टिंग के जौहर कब देखे? वो सवाल किए बिना रह नहीं सकी, जबकि वारिक उसके हाथ से वो सफ़ेद और नीले रंग का सूट अंदर रखते एक नीले रंग की इंतहाई खूबसूरत आतिशी साड़ी अलमारी से निकालता उसके हवाले करने लगा था। रोज़ देखता हूँ, दिन रात देखता हूँ। और मैंने आपके सामने एक्टिंग कब की? वो उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछने लगी थी, जबकि वो आतिशी साड़ी थाम चुकी थी। करती तो हो, बल्कि बहुत करती हो। मेरे ख्याल में तुम पूरा का पूरा एक कैरेक्टर हो। मेरे सामने तुम जो प्ले कर रही हो ना, कुछ भी सच नहीं, सब झूठ है, सब एक्टिंग है, दिखावा है। उसकी आंखों में आंखें डालते वो यकीन से बोल रहा था, आपसे एक बात कहूँ, सच सच। वो उसकी आंखों में देखे बिना उसकी बात का बुरा मनाए सवाल करने लगी। सच का ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। वो बेसाख्ता ही उसकी पेशानी पर अपने लब रखता उसे करीब करते हुए बोला, मैं झूठी हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं कोई दिखावा या कोई एक्टिंग नहीं कर रही आपके साथ। मेरा जो भी आपके साथ ताल्लुक़ है वो बिल्कुल रियल और फेयर है। इस रिश्ते में कहीं कोई बनावट नहीं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ इस ताल्लुक़ को निभा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में आपसे पहले कोई मर्द नहीं आया और ना ही मैंने कभी किसी के बारे में सोचा। उसके अंदाज से कहीं से भी ऐसा नहीं लगा था कि वो उसे यकीन दिला रही हो। वो सिर्फ एक बात बता रही थी, अगर वो यकीन करता है तो करे, नहीं करता तो ना सही। सिर्फ ताल्लुक़, या वो बात अधूरी छोड़ गया।
लेकिन शायद मायरा उसके अधूरे लफ्ज़ों को समझ गई थी। मैंने कहा ना, मैंने कभी भी आपके सामने कोई दिखावा या एक्टिंग नहीं की। हाँ, उस दिन बच्चों को आपसे बचाने के लिए मैंने झूठ-मूठ का बेहोश होने का ड्रामा किया था। मैं झूठ बहुत बोलती हूँ और मैंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले भी हैं, लेकिन मैंने आपके सामने कोई दिखावा नहीं किया। मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम ऐसा ही महसूस करती हो जैसा तुम दिखाती हो? ये सारे रिश्ते, ये सारी मोहब्बतें वैसी ही हैं जैसे तुम शो करती हो। इसमें कोई फ़रेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई एक्टिंग नहीं। वो न जाने क्यों उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शायद वो उसकी हकीकत से आशना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मेरे करीब आते हैं मैं वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा शायद हर लड़की अपने शोहर के करीब आने पर महसूस करती होगी। और जहाँ तक बात उन रिश्तों की है तो मैं इन रिश्तों में भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से हर बात को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मा, छोटू, अहमद, ये सब लोग मुझे बहुत अजीज़ हैं। और मेरे बाबा, वो अचानक सवाल कर गया, आपने ये साड़ी मुझे क्यों दी है? अगर तो आपको ये लगता है कि इस गर्मी में मैं आपके लिए ये साड़ी पहनकर डांस परफॉर्म करूँगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी अम्मी कहा करती थी कि शोहर का हर हुक्म मानो, लेकिन वो ज़माना और था। शायद तब इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। वो साड़ी वापस अंदर रखने लगी जब वारिक ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तुम्हारी अम्मी क्या कहा करती थी? शोहर का हर हुक्म मानो, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इस साड़ी में डांस परफॉर्म करते हुए नहीं, बल्कि मेरे बाजुओं में पिघलते हुए देखना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है तुम मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगी। आखिर तुम अपने शोहर की नाफरमानी तो हरगिज़ नहीं कर सकती। वो साड़ी उसकी तरफ फेंकने वाले अंदाज में देता वापस बेड पर जाकर लेट चुका था। वारिक, ये चीटिंग है। अब क्या आप मुझे मेरी अम्मी के नाम पर ब्लैकमेल करेंगे? आपको पता है? अल्लाह लड़की, तुम क्या अपनी मरी हुई माँ को ये मुंह दिखाओगी? यहाँ तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए मचल रहा है और तुम होके नखरे दिखा रही हो। मैं शिकायत करूँगा तुम्हारी अम्मी से। ये कोई तरीका है? बताऊँगा उनकी बेटी के तो नखरे खत्म नहीं होते थे। सिर्फ साड़ी में देखने की ख्वाहिश की थी आपकी बेटी को, और वो भी। वारिक, वो बोल ही रहा था जब वो पैर पटकती वहाँ से वॉशरूम में साड़ी समेत घुसी, जबकि पीछे वारिक का कहका सुनने को मिला, शुक्रिया, शुक्रिया मनसा चाची, आपकी बेटी मुझसे बहुत पापड़ पिलवाने वाली थी, लेकिन आपके शोहर के हकूक़ वाले सबक सारे काम कर गए मेरे। लेकिन आप फोत होने से पहले एक किताब लिख कर जाती ना शोहर के हकूक़ पर। अब समझ में आया कि मूसा चाचू क्यों कहते थे कि मेरी बीवी जैसी औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये क्या, आप फिर से इतनी बीमार हो गई? आप इतनी टेंशन लेती क्यों हैं कि आपको हर दिन अस्पताल आना पड़ता है? वो बदर खान से मिलकर वापस अपने ऑफिस आया, जहां उसे पता चला कि रोज़ अस्पताल में एडमिट है। अपना ज़रूरी काम निपटा कर वो रोज़ से हॉस्पिटल मिलने आ पहुंचा था, जबकि उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए वो उसके हाथ से बुके थाम चुकी थी। बस तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आना पड़ा। वो असल में कल रात मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली थी, और फिर वहाँ मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था ना। पता नहीं ड्राइवर मुझे कैसे लेकर आया। खैर पता नहीं ये आदत कब छूटेगी। मैं नोट कर रही हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। मैं इसकी वजह से हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ। शुक्र है कल रात ड्राइवर मुझे उस क्लब से निकाल लाया, पता नहीं वरना क्या होता। हाँ बिल्कुल, वो ड्राइवर आपका बहुत ख्याल रखता है। उसे आपकी कंडीशन का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी घबरा जाता है। आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और अपना ख्याल रखिएगा, मैं दोबारा आऊँगा। वो उठने लगा था जब रोज़ ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की? अपनी बीवी को इंतज़ार नहीं करवाना चाहते क्या? उसके अंदाज में कोई जलन या हसद नहीं था, बल्कि एक कमी सी थी। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरा इंतज़ार करे, लेकिन फिर भी उसे मेरा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और वैसे भी आज मैंने उससे वादा किया था कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आज तो उसे ज़्यादा इंतज़ार होगा मेरा। हाँ जाओ, उसे इंतज़ार मत करवाओ। बहुत प्यारी है तुम्हारी बीवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आऊँगी किसी दिन फिर से उससे मिलने के लिए। वो मुस्कुरा कर कहती उसे जाने की इजाज़त दे चुकी थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया, और उसके जाते ही रोज़ के लबों से मुस्कुराहट सिमट गई थी। वो साड़ी पहनकर बाहर निकली तो वो बेड पर लेटा उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब कहोगी कि ये साड़ी मुझसे नहीं पहनी जा रही। वारिक, आकर मेरी मदद करे। वो शरारती मुस्कुराहट लबों पर लिए उससे बोला, हाय मेरे शोहर के अरमान अरमान ही रह गए। वो क्या है ना, 2 दफ़ा मॉडलिंग की थी मैंने इंडियन शूट के लिए, वहाँ साड़ी पहनी थी, लेकिन मेरी किस्मत, मेरी वो साड़ी वाली फ़ोटोज़ कभी उस इंडियन एडवर्टाइजमेंट के मैनेजर तक पहुँच ही नहीं पाई।
वरना एक्ट्रेस ना सही, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी मॉडल होती। वो साड़ी का पल्लू लहराते उसके सामने एक अदा से चलती इधर से उधर आ जा रही थी। वारिक का दिल सीने में उथम पुथम मचा चुका था। मायरा, मैं नहीं जानता तुम क्या हो, कैसी हो। मेरे लिए तुम बहुत ख़ास हो, बहुत ख़ास। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सच्चा हूँ या मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगा है। मेरे जज्बात मुझे बेबस करने लगे हैं। तुम्हें लेकर मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी कुर्बत के लिए मचलने लगता है। मुझे शुरू शुरू में अपने दिल की ये बगावतें अच्छी नहीं लगती थीं, लेकिन अब मुझे अपने दिल का तड़पना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें अपने करीब रखूं और सकून दूं अपने आप को। तुम मेरा सकून हो मायरा, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। खुदा के लिए मेरा एतबार मत तोड़ना।